वेलकम बच्चों, मैं संजू चौधरी और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के समाजशास्त्र की सेकंड बुक जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास और उसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस अध्याय में भारतीय लोकतंत्र से संबंधित 3 प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान, पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां तथा राजनीतिक दल और दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। बच्चों, 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। मसौदा मतलब परफॉर्मा, प्रारूप तैयार किया था। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। कराची प्रस्ताव में लोकतंत्र की स्थापना केवल चुनाव कराने की औपचारिकता पूरी करने के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के संकल्प पर भी आधारित थी। भारतीय संविधान को बनाने का कार्य संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का सीधा अर्थ उस सभा से है जो किसी देश के संविधान की संरचना के लिए गठित की जाती है। इस सभा की 8 प्रमुख कमेटियां थीं, जिनमें मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को तैयार किया गया था। 389 यानी कि 389 सदस्य संविधान सभा को संविधान निर्माण करने हेतु लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करके 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया था। इसलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जो अब वर्तमान समय में भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में है और इसमें 448 अनुच्छेद जो कि 25 भागों में विभाजित हैं, 12 अनुसूचियां तथा 5 परिशिष्ट सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार अब तक संविधान में कुल मिलाकर 103 बार संशोधन किया गया है। अंतिम संशोधन अभी हाल ही में सभी वर्गों के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। ये तो हमने बात की भारतीय संविधान के बारे में। अब हम बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य यानी कि इसके अर्थ के विषय में। बच्चों, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है। प्रथम शब्द का अर्थ है यानी कि डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेशिया का अर्थ है शक्ति और या सत्ता। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अतः लोकतंत्र शासन प्रणाली शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र शब्द जितना सरल है उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन होता है। इसका प्रमुख उदाहरण विद्वानों द्वारा इसे सामाजिक, राजनीतिक अथवा प्रशासनिक पक्ष को सामने रखकर समझाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के तौर पर प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को बहुमत के शासन के रूप में परिभाषित किया है। लॉर्ड ब्राइंस ने लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासन की शक्ति किन्हीं 2 विशेष वर्ग अथवा वर्गों तक सीमित न रहकर समूह के सदस्यों में सामूहिक रूप से निहित होती है। और हेरोडोटस के अनुसार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राज्य की सर्वोच्चता जनता के पास होती है। लोकतंत्र न केवल बहुसंख्यकों का शासन है बल्कि एक शासन पद्धति ही नहीं जिसमें सभी निर्णय विचार विमर्श द्वारा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं, बल्कि आधुनिक समय में लोकतंत्र जीवन का एक तरीका बन चुका है।
इस प्रकार इन सब बातों से पता चलता है कि लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य 3 हैं, जिसमें है पहला राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक मूल्यों की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ समस्त नागरिकों द्वारा राजनीतिक प्रभुता का उपयोग है, क्योंकि इसमें अंतिम निर्णय तथा नियंत्रण जनता के हाथ में होता है। इस प्रकार संप्रभुता इसका प्रमुख सिद्धांत है। इसके बाद दूसरा इसका मूल्य आता है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबको समान अधिकार मिले हुए हैं तथा धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग तथा आयु के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरा मूल्य आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्यों की दृष्टि से लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक साधनों में अधिक विषमता नहीं है। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। बच्चों, तीनों प्रकार के मूल्यों के अतिरिक्त लोकतंत्र एक नैतिक आदर्श व्यवस्था भी है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है तथा शासन में भाग लेने के लिए आवश्यक योग्यता का अधिकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रमुख प्रकार। तो बच्चों, लोकतंत्र के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नंबर 2 अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेती है, नीति निर्धारण करती है और कानून बनाती है। जैसे एक सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद या श्रमिक संघ की स्थानीय इकाई आदि में विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा का सर्वसम्मति से निर्णय लेना ही संभव हो पाता है, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिस पद्धति में राज्य की इच्छा का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति जनता के स्थान पर उसके प्रतिनिधि करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इस शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, उनसे उस व्यवस्थापिका का निर्माण होता है जो कानून निर्माण करती है। विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र प्रचलित है। भारत तथा ब्रिटेन आदि अधिकांश देशों में भी यही शासन प्रणाली विद्यमान है। बच्चों, आधुनिक युग में लोकतंत्र के संदर्भ में ये धारणा बदलती जा रही है और बलवंती हो जा रही है कि इसमें नागरिकों की नियमित भागीदारी होनी चाहिए। चुनाव तो 5 वर्षों बाद होते हैं, इसलिए चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना ही उसकी भागीदारी का द्योतक नहीं माना जाता। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की, जो है राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका को बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया है। जिस संगठित रूप में राजनीतिक दल आज हमारे सामने विद्यमान है, उस रूप में उनका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई है। यूरोप और अमेरिका में मताधिकार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के परिणाम स्वरूप ऐसे राजनीतिक दलों का गठन हुआ जिनका उद्देश्य निर्वाचन की प्रतियोगिता द्वारा लोक सत्तात्मक पद प्राप्त करना था। भारत में आज़ादी के बाद संसदीय प्रणाली को अपनाया गया और पश्चिमी मॉडल के आधार पर राजनीतिक दलों वाली प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति का प्रारंभ हुआ। तो अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। बच्चों, राजनीतिक दल की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। राजनीतिक दल में इनका प्रमुख उद्देश्य शक्ति के पदों को प्राप्त करना, उनको अपने हाथों में बनाए रखना तथा उनका दल एवं समाज के हित की दृष्टि से उपयोग करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त जो भी अन्य कार्य वे करते हैं, उनके भी दिशा में अंतिम रूप से इसी उद्देश्य द्वारा निर्धारित होता है। बच्चों, जो विनर हैं उनके शब्दों में पहले तो इससे जनमत को संगठित करने तथा मांगों को सरकारी शक्ति एवं निर्णय के केंद्र तक पहुंचाने की आशा की जाती है। दूसरा, इसके लिए अपने अनुयायियों में
जन समुदाय का अर्थ एवं अवधारणा सुस्पष्ट करना अनिवार्य होता है। और तीसरा, राजनीतिक दल भर्ती करने एवं राजनीतिक नेतृत्व जिसके हाथों में शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार होगा के चयन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं दबाव समूह। दबाव समूह का अर्थ। बच्चों, वर्तमान समय में राजनीतिक दल समाज के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। इस कारण दलीय व्यवस्था के विकास के साथ साथ अनेक दबाव समूह का भी विकास हुआ है। दबाव समूह अपने हितों की सुरक्षा के लिए सरकार पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते रहते हैं जिससे ये समूह अपने हितों की रक्षा कर सकें। इन समूहों को राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक समाजशास्त्र में दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। कई बार इन्हें हित समूह, संगठित समूह, लॉबीज, राजनीतिक समूह, प्रभावक समूह, शक्ति समूह आदि भी कहा जाता है। बच्चों, सरल शब्दों में दबाव समूह का अर्थ एक जैसे उद्देश्य रखने वाले व्यक्तियों के एक ऐसे गैर सरकारी संगठन से होता है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार में उत्तरदायित्व लिए बिना लोक नीतियों एवं प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इससे दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। तो बच्चों, राजनीतिक दल और दबाव समूह में निम्न अंतर पाया जाता है कि राजनीतिक दल की सदस्यता व्यापक होती है। सभी वर्गों अथवा हितों के व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, अनेक दलों के नहीं। जबकि दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है क्योंकि एक वर्ग अथवा हित विशेष के व्यक्ति ही किसी दबाव समूह के सदस्य हो सकते हैं, किंतु एक समय में एक व्यक्ति एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य भी हो सकता है। इसके बाद राजनीतिक दल अधिक औपचारिक संगठन होने के नाते संगठित होता है, जबकि दबाव समूह संगठित एवं असंगठित दोनों ही प्रकार का हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शक्तिशाली दबाव समूह असंगठित स्थिति में रहता हो। उसके बाद राजनीतिक दल की सदस्यता। इसके बाद आता है राजनीतिक दल का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक होता है क्योंकि वह विधानमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह कार्य करता है, जबकि दबाव समूह का कार्यक्षेत्र सीमित होता है क्योंकि वह विधानमंडलों के बाहर ही अपने गतिविधियां जारी रखता है। तो ये हमने बात की राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर की। तो अब आप समझ गए होंगे हमारे भारतीय संविधान के विषय में, राजनीतिक दल और दबाव समूह के विषय में, और हमारे लोकतंत्र के प्रमुख प्रकारों के बारे में, और भारतीय लोकतंत्र के अर्थ के बारे में, और इसके केंद्रीय मूल्य के बारे में। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।